Hello students, welcome to my YouTube channel Computer Science Punjab. Myself Vikas Kansal, Computer Faculty, Government Girls Senior Secondary School, Sunam, District Sangrur. आज के इस लेक्चर में हम C प्रोग्रामिंग से संबंधित कुछ कंसेप्ट जैसे हेडर फाइल्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, एक्सेट्रा इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे वर्ड्स या टोकन्स की सहायता से हम इंस्ट्रक्शंस कैसे बना सकते हैं, जबकि पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, लिटरल ऑपरेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल की थी। टोकन से पहले हमने कैरेक्टर सेट के बारे में बताया था आपको। इन कैरेक्टर सेट के कैरेक्टर्स को मिला के ही टोकन्स बनते हैं। टोकन्स को कंबाइन करके इंस्ट्रक्शंस बनती हैं। इंस्ट्रक्शंस जानने के बाद हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, बट इस लेक्चर में हम इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस कैसे कैसे बना सकते हैं, इस लेक्चर में इनके बारे में जानकारी दी गई है। आइए सबसे पहले हेडर फाइल्स के बारे में चर्चा करें। हेडर फाइल्स क्या हैं? सी लैंग्वेज में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस पहले से ही मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी अलग अलग कामों को करने के लिए सी भाषा में फंक्शंस के रूप में बनी हुई है। All these functions are called library functions. इन सभी प्री डिफाइंड फंक्शंस को लाइब्रेरी फंक्शन कहा जाता है। To organize these functions, all the functions are logically grouped into separate header files. काम के आधार पर इन सभी functions को अलग अलग header files में organize किया गया है। जैसे input output से related functions stdio.h नाम की header file में रखे गए हैं, वैसे ही mathematical calculations के लिए यूज होने वाले फंक्शन जैसे SQRT, पावर फंक्शन, साइन कोस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये सभी फंक्शन math.h हेडर फाइल्स में रखे गए हैं। उसी तरह से स्ट्रिंग्स, आगे हम करेंगे स्ट्रिंग्स का टॉपिक। स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करने के लिए जो फंक्शन बनाए गए हैं उन्हें string.h हेडर फाइल में रखा गया है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग फाइल्स बनाकर, हेडर फाइल्स बनाकर उनमें फंक्शंस को ऑर्गेनाइज किया गया है। All the header files have .h extension. जो हेडर फाइल है उनकी पहचान के लिए उनके नाम के बाद .h, जैसे आपको बताया stdio.h, string.h, math.h, .h रिप्रेजेंट करता है कि वह एक हेडर फाइल है। To use any of these functions in our program, जो भी functions इन हेडर फाइल्स में या जो लाइब्रेरी फंक्शन हैं हेडर फाइल में स्टोर किए गए हैं उनको अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए वी हैव टू इंक्लूड दीज हेडर फाइल्स इन आवर प्रोग्राम। इन हेडर फाइलों को हमें अपने प्रोग्राम में शामिल करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। दिस इंक्लूजन इज डन बाय यूजिंग द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव #include। इन फाइलों को या इन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जिसको बोला गया है वे यूज करते हैं। उस प्री प्रोसेसर, बहुत सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं जो अलग अलग कामों के लिए यूज किए जाते हैं, बट अगर किसी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, शामिल करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए हम हैश लगा के इंक्लूड नाम का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल प्रोग्राम्स में देखा था, हैश इंक्लूड लगाकर हम किसी भी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। इन सी प्री प्रोसेसर्स बिगिन विद हैश सिंबल। जैसे आपने देखा है हैश इंक्लूड से पहले हैश सिंबल प्री प्रोसेसर की निशानी है। हर तरह के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैश सिंबल से शुरू होते हैं। उदाहरण के लिए हैश इंक्लूड stdio.h
इस इंस्ट्रक्शन में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड यूज किया गया है जो stdio.h में स्टोर फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए यूज कर सकते हैं। Using this example, we can use any of the functions defined in the stdio.h header file in our program. इसके अलावा और कुछ कॉमन हेडर फाइल्स हैं जो stdio.h, conium.h, math.h, sting.h are the examples of commonly used header files in C program. जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग में आगे जाएंगे इन फाइल्स को यूज़ करते रहेंगे। वैसे तो बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं बट हम कॉमनली यूज्ड हेडर फाइल्स को जरूर एक्सप्लेन करेंगे। अब इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में आइए थोड़ी सी जानकारी और डिटेल में हासिल करते हैं। द सी प्री प्रोसेसर इज ए कलेक्शन ऑफ स्पेशल स्टेटमेंट्स कॉल्ड डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर स्पेशल स्टेटमेंट्स की कलेक्शन है जिन्हें निर्देश डायरेक्टिव्स बोला गया है। दे आर एग्जीक्यूटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द कंपाइलेशन प्रोसेस। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उससे पहले, कंपाइलेशन से पहले या कंपाइलेशन की शुरुआत में सबसे पहले इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के काम को परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम आगे कंपाइल होगा इन हेडर फाइल्स को या इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को परफॉर्म करने के बाद। हैश इंक्लूड एस नहीं आएगा यहाँ पे, हैश इंक्लूड एंड हैश डिफाइन यहाँ पे भी ऐसे नहीं आएगा, गलती से लिखा गया। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इन सी। सी में आम कॉमनली यूज्ड जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं वे हैं हैश इंक्लूड एंड हैश डिफाइन। इसके अलावा हैश, इफ डेफ, इफ एंडेफ, एंड इफ, हैश इफ, एक्सेट्रा एडिशनल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जिनका प्रयोग हम कंडीशनल कंपाइलेशन वगैरह कामों के लिए कर सकते हैं। ऑल डायरेक्टिव्स इन प्री प्रोसेसर्स, कोई भी डायरेक्टिव है जो सी में हम यूज़ करते हैं या C++ में यूज़ कर सकते हैं, वो सभी हैश सिंबल से, पाउंड सिंबल आई थिंक गलत है, हैश सिंबल से प्रोनाउंसिएशन है इसकी, हैश सिंबल से शुरू कर सकते हैं। आइए अब कुछ आउटपुट स्टेटमेंट्स, जैसे प्रिंटफ के बारे में जानकारी हासिल की थी उसके बारे में थोड़ा सा रिपीट करते हैं, क्योंकि बिना आउटपुट स्टेटमेंट के शायद ही कोई प्रोग्राम होगा जो बन सकता है। जैसे हमने एक फर्स्ट लेक्चर में डेमो प्रोग्राम में भी किया था, प्रिंटफ की सहायता से हमने हेलो फ्रॉम सी नाम का एक मैसेज डिस्प्ले कराया था स्क्रीन पे। उस मैसेज को शो करवाने वाले फंक्शन को आउटपुट स्टेटमेंट कहा जाता है। वी कैन डिस्प्ले एनी मैसेज या एनी आउटपुट या वैल्यू, किसी भी जो वेरिएबल में स्टोर है उसको कंसोल स्क्रीन पे या ब्लैक स्क्रीन पे या आप कह सकते हो आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं तो प्रिंटफ फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। टू शो ए मैसेज वी यूज प्रिंटफ फंक्शन। किसी भी सिंपल मैसेज को शो करवाने के लिए, जैसे हेलो फ्रॉम सी सिंपल मैसेज शो करवाया था, हम प्रिंटफ फंक्शन को यूज करते हैं। इस फंक्शन को यूज करने के लिए stdio.h हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह फंक्शन इस हेडर फाइल में परिभाषित किया गया है, जिस कारण इस हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम में हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर की सहायता से शामिल करते हैं। सिंटैक्स फॉर आउटपुट स्टेटमेंट इज प्रिंटफ, इंस्ट्रक्शन है, आइडेंटिफायर है, फंक्शन का नाम है। यह फंक्शन पहले से ही परिभाषित किया गया है। इसमें डबल कोट्स में आप जो भी मैसेज शो करवाना चाहते हैं वो शो करवा सकते हैं, जैसे हमने हेलो फ्रॉम सी लिखा था। प्रिंटफ के बाद गोल ब्रैकेट, जिनको पैरेंथेसिस बोलते हैं, उसमें डबल कोमा लगा के जो भी मैसेज आप शो करवाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। एंड में सेमीकोलन लगाना जरूरी है ताकि कंप्यूटर को पता लग जाए कि यह इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पूरी हो गई। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फुल स्टॉप
की तरह सेमीकोलन का प्रयोग सी में किया जाता है। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप से पता लग जाता है कि यहाँ वहाँ पे स्टेटमेंट या सेंटेंस पूरा हो गया, उसी तरह सेमीकोलन यहाँ पे यह शो करता है कि यह इंस्ट्रक्शन या यह स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी हो चुकी है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, वही जो हमने लास्ट टाइम भी की थी, printf hello from C। यह इंस्ट्रक्शन या यह आउटपुट स्टेटमेंट मॉनिटर स्क्रीन पे हमें जो चीज़ हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है उसको एक मैसेज के रूप में आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगा। आइए एक छोटा सा प्रोग्राम समझते हैं कैसे हम आउटपुट स्टेटमेंट शो करवाएंगे। जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं उसे डिज़ाइन टाइम या कंपाइल टाइम कह सकते हैं, जहां एडिटर में हम सोर्स कोड लिखते हैं। ये सिंटैक्स #include stdio.h, इसके बारे में अब आपको पता चल चुका है। यह एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसकी सहायता से हम इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि इस फाइल के फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम अपने प्रोग्राम में? printf। ये सिंटैक्स आपको बताया गया था कि मेन फंक्शन का सिंटैक्स है इंट मेन कर्ली ब्रैकेट शुरू और बंद। इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आपने जो भी काम करवाना है वो लिखना होता है। हमने एक मैसेज शो करवाना था हेलो फ्रॉम सी, इसलिए इस printf आउटपुट स्टेटमेंट को हमने मेन फंक्शन के बीच में लिखा है। और एक बात बताई थी मैंने आपको कि अगर यहाँ पे इंट लगाना है तो यहाँ पे रिटर्न 0 लगाना जरूरी होता है, अदरवाइज यहाँ पे वर्ड लगा के इसको ओमिट कर सकते हैं। हमने यह प्रोग्राम कोड ब्लॉक्स नाम के सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाया है। जो हमने सी का प्रोग्राम लिखा है उसको सोर्स कोड ऑफ सी भी कह सकते हैं। जब हम ये इंस्ट्रक्शन हमने किसके लिए लिखी हैं? CPU के लिए, ताकि जैसा हम चाहते हैं वैसा काम CPU कर सके। हमने CPU को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो मॉनिटर स्क्रीन पे एक मैसेज शो करे हेलो फ्रॉम सी। जब हम इसको बिल्ड एंड रन करेंगे, मींस CPU को बोलेंगे कि इसके मुताबिक काम करो, तो उसने इस कंसोल आउटपुट स्क्रीन पे हमें जो इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देनी है। कहाँ से काम शुरू करेगा? प्रोसेसर CPU मेन फंक्शन से। यहाँ पे सबसे पहला काम उसको क्या मिला? हेलो फ्रॉम सी। उसने हेलो फ्रॉम सी शुरू कर दिया। उसके बाद रिटर्न 0 मीन्स उससे वापस आ गई। अब यहाँ पे कहा गया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। इस पे कोई भी की प्रेस करेंगे तो हम वापस अपने सोर्स कोड पे आ जाएंगे। इस तरह इस प्रोग्राम का मकसद है कैसे हम आउटपुट स्टेटमेंट का प्रयोग करके किसी मैसेज को स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं। हाउ टू स्टोर वैल्यूज इन सी प्रोग्राम। अब बात आती है कि कैसे हम मैसेजेस के अलावा प्रोग्राम्स में वैल्यूज के साथ काम कर सकते हैं। जब आपने वैल्यूज के साथ काम करना है तो उन्हें स्टोर करवाना पड़ेगा। सी के प्रोग्राम में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए अक्सर हम या तो वेरिएबल्स यूज करते हैं या कॉन्स्टेंट्स। इन दोनों में वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। अगर हमने कोई भी काम करवाना है वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स को यूज करके वैल्यू स्टोर करने का, तो हमें कंप्यूटर को उसके लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। वेरिएबल्स यूज करने हैं तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, और कांस्टेंट यूज करना है तो उसके लिए भी सोर्स कोड में इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी। वेरिएबल्स बनाने के लिए, उसमें वैल्यू स्टोर कराने के लिए हमें सेपरेट इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ती हैं, कांस्टेंट्स के लिए अलग। अब जैसे आपको पहले बताया गया है कि इंस्ट्रक्शन किससे बनती है? टोकन से। जब हम वेरिएबल्स यूज करेंगे तो कुछ टोकन्स अलग अलग कैटेगरीज के हम यूज करेंगे, कांस्टेंट्स के लिए भी, वेरिएबल्स के लिए भी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स में? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स कैन बी चेंज्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब आप प्रोग्राम को चलाना शुरू कर देते हैं, आप वेरिएबल्स की वैल्यू किसी भी टाइम चेंज करवा सकते हैं, बट कांस्टेंट्स डू नॉट अलाउ अस टू चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। बट कांस्टेंट्स के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। अर्थात कांस्टेंट्स में जो वैल्यू स्टोर करवा दी वो फिक्स हो जाती है, उसको आप प्रोग्राम चलाते हुए चेंज नहीं करवा सकते।
मान लीजिए आप एक रेडियस कैलकुलेट करने एरिया सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। उसमें आपको दो वैल्यूज देनी पड़ती हैं, एक रेडियस, एक पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू हमें पता है फिक्स होती है 3.14, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, उसको प्रोग्राम में हम कभी चेंज नहीं करेंगी। जबकि रेडियस की वैल्यू, सर्कल का रेडियस अलग अलग साइज का हो सकता है, तो उसकी वैल्यूज भी रेडियस की अलग अलग हो सकती है, कभी भी कोई चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल्स। यहाँ पे आपको सिर्फ पॉइंट ये समझाने का है कि वेरिएबल्स कहाँ पे यूज़ करने हैं, जहाँ पे आपकी वैल्यू कोई भी कभी भी हो सकती है, वहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, वेरिएबल यूज़ करेंगे वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए, चेंजेबल वैल्यूज होती हैं। बट जो फिक्स्ड वैल्यूज हैं, आपको पता है कि पूरे प्रोग्राम में ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, उसको हम किस में स्टोर करवा सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स में। आइए अब इनका डिटेल में डिस्कशन करते हैं। बट वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स से पहले हमें कौन कौन सी किस किस तरह की वैल्यूज हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन द प्रोग्राम एलिमेंट्स सच एज वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एक्सेट्रा। बहुत अलग अलग किस्म की वैल्यूज होती हैं, जैसे लिटरल्स में भी हमने किया था, ये करैक्टर लिटरल्स हैं, ये इंटीजर लिटरल्स हैं, ये फ्लोट या रियल लिटरल्स हैं, वैल्यूज हैं। तीन अलग अलग किस्म की कॉमनली हम वैल्यू यूज़ करते हैं। चौथी वैल्यू थी वो स्ट्रिंग के बारे में थी। स्ट्रिंग के लिए हम एरे यूज़ करते हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में हम उसके ऊपर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन टाइप्स ऑफ वैल्यूज अलॉन्ग विद द कीवर्ड्स यूज्ड फॉर देम। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को देख ही रहे हैं। ये वैल्यू करैक्टर डाटा कहलाएगी, ये वैल्यू इंटीजर डाटा कहलाएगी, ये वैल्यू रियल डाटा कहलाएगी। अगर आपने वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स में करैक्टर वैल्यू स्टोर करानी है तो वेरिएबल के साथ आपको एक कीवर्ड कैर यूज करना पड़ेगा, जिसको कैर या करैक्टर डाटा टाइप बोला जाता है। आप करैक्टर पूरा शब्द नहीं लिख सकते, प्रोग्रामिंग में आपको CHAR कैर कीवर्ड, ये कीवर्ड है, इसको करैक्टर डाटा स्टोर करवाने के लिए यूज किया जाता है। इंट इंटीजर डाटा स्टोर कराने के लिए है, फ्लोट रियल डाटा स्टोर कराने के लिए। ये तीनों ही कीवर्ड्स हैं, हमने पिछले लेक्चर में किया था टोकन्स में। कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग प्री डिफाइंड होता है, जिनको जिस पर्पज के लिए बनाया गया है उनको उसी पर्पज के लिए ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे इनका पर्पज आपको शो हो रहा है। करैक्टर डाटा स्टोर कराने के लिए कैर कीवर्ड है, इंटीजर डाटा स्टोर कराने के लिए इंट कीवर्ड है, जबकि पॉइंट्स या फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए, रियल डाटा को स्टोर कराने के लिए हम फ्लोट कीवर्ड का प्रयोग करेंगे। आइए अब देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में। द टर्म वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। वेरिएबल शब्द दो शब्दों से बना है, वेरी प्लस एबल। इट मीन्स विच कैन बी चेंज्ड। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, एबल का मतलब है योग। मीन्स वह आइडेंटिफायर जिनकी वैल्यू चेंज की जा सकती है उन्हें वेरिएबल कहा जाता है। दस ए वेरिएबल allows us to change its value during run time या execution time of the program। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स वो एंटिटीज या वो आइडेंटिफायर्स होते हैं या वह वैल्यूज होती हैं जिनकी वैल्यू रन टाइम पे प्रोग्राम को चलाते हुए हम चेंज कर सकते हैं। These are used to store the data temporarily in the main memory of computer ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पे मेन पॉइंट ध्यान रखने वाला क्या है, इनमें स्टोर की हुई वैल्यूज सिर्फ उतना समय ही मेन मेमोरी में स्टोर रहेंगी जब तक हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जैसे ही हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स में जो वैल्यू स्टोर की थी वो भी लॉस्ट हो जाएंगी। टू यूज वेरिएबल्स इन द प्रोग्राम, प्रोग्रामर्स हैव टू गिव इट ए नेम। अगर हम वेरिएबल्स को प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो हमें उसे एक नाम देना पड़ता है। प्रोग्रामर कैन चूज एनी मीनिंगफुल नेम फॉर ए वेरिएबल। प्रोग्रामर कोई भी मीनिंगफुल नेम यूज करके वेरिएबल का नामकरण कर सकता है। वेरिएबल का नाम आइडेंटिफायर कहलाता है और आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल हमने पिछले
लेक्चर में किए थे टोकन्स के अंदर, तो वही रूल्स यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम के लिए भी प्रयोग किए जाएंगे। वेरिएबल का नाम इस तरह से होना चाहिए कि वो प्रोग्राम में उसकी काम को दर्शाए कि वो किस पर्पस के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अब वेरिएबल्स डिक्लेरेशन क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन वह इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को प्रदान करेंगे ताकि कंप्यूटर को पता चल जाए कि हम मेमोरी में कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि कैसे हम मेमोरी में वैल्यू स्टोर करवाएंगे, उसका नाम क्या होगा, किस किस्म की वैल्यू उसमें स्टोर होगी, ये सब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन में बता सकते हैं। सी लैंग्वेज, सी भाषा एक स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज है, एक स्ट्रॉन्गली टाइप्ड भाषा है, जिसका मतलब होता है कि सभी वेरिएबल्स इस भाषा में डिक्लेयर करने जरूरी हैं। जी हाँ, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं जहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेरेशन जरूरी नहीं, वो अपने आप उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेती हैं, बट सी में सभी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने आवश्यक हैं। बिना वेरिएबल डिक्लेयर किए आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए इसको स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज कहा जाता है। मीन्स अगर आपने मेमोरी में वैल्यूज़ के साथ काम करना है तो आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूप में इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर प्रोग्राम में देनी पड़ेंगी। वेरिएबल डिक्लेरेशन दो काम करता है, एक तो किस किस्म का डाटा, टाइप ऑफ डाटा क्या होगी जो वेरिएबल में स्टोर होगी वो बताया जाएगा। उसके लिए हम इंट, फ्लोट, कैर, एक्सेट्रा कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज हमें यह बतानी पड़ेगी कि वेरिएबल का नाम क्या होगा, किस नाम के अंडर मेमोरी में उसे ब्लॉक मिलेगा, उसी नाम से ही हम उसमें वैल्यू स्टोर कर सकेंगे और उसमें से वापस हासिल करेंगे। आपको पहले भी बता चुका हूं, किसी भी चीज का नाम आइडेंटिफायर कहलाता है, जहां पे वेरिएबल का नाम भी क्या होगा, एक आइडेंटिफायर ही होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डाटा टाइप इंट, फ्लोट, कैर, एक्सेट्रा लिखना पड़ेगा, फिर वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे इंट ए, यह एग्जाम्पल है। इंट क्या है, यहाँ पे डाटा टाइप है, ए क्या है, वेरिएबल का नाम है। इट मीन्स ए नाम का मेमोरी लोकेशन बन जाएगा मेन मेमोरी में, जिसमें हम कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि ये आपको दिखाया गया है। इस इंस्ट्रक्शन से जब हम प्रोग्राम में ये इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और सीपीयू इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो वह मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट करेगा और उस लोकेशन का नाम जो हमने यहाँ पे नाम दिया है उस नाम से रख देगा, और उसको ये बताया जाएगा कि उसमें सिर्फ इंटीजर डाटा ही स्टोर किया जा सकता है और कोई डाटा उसमें स्टोर नहीं करवा सकती। उसी तरह से आपने अगर रियल या फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करानी है तो उसके लिए आप डिक्लेरेशन करोगे फ्लोट बी। फ्लोट क्या है, यहाँ पे डाटा टाइप, बी क्या है, वेरिएबल का नाम। तो इससे मेमोरी में एक बी नाम का ब्लॉक बन जाएगा जिसमें कोई भी फ्लोट वैल्यू स्टोर की जा सकती है। उसी तरह से कैरेक्टर डाटा स्टोर कराने के लिए हमने सी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, मेमोरी में एक ब्लॉक सी नाम से बन जाएगा जिसमें कोई भी कैरेक्टर डाटा स्टोर किया जा सकेगा। इन एग्जांपल्स में ए, बी, सी तीनों ही आइडेंटिफायर्स हैं जो वेरिएबल्स के नाम को दर्शाते हैं, जबकि इंट, फ्लोट, कैर ये तीनों ही इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर डाटा को स्टोर करवाने के लिए कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। नाउ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन में जब हमने देखा पिछले स्क्रीन में, जब डिक्लेयर करते हैं तो उसको मेमोरी मिल गई बट उसमें वैल्यू कोई स्टोर नहीं करवाई। हम चाहते हैं कि जैसे ही एक मेमोरी एलोकेट हो उसमें कोई वैल्यू स्टोर हो जाए। मीन्स डिक्लेयर करते ही मेमोरी में एक ब्लॉक बनते ही उसमें एक वैल्यू स्टोर हो जाए, उसके लिए हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करते हैं। इट मीन्स स्टोरिंग वैल्यू इन द वेरिएबल ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम। डिक्लेयर करते समय ही हम उसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, जैसे यह आपको एग्जांपल में दिखाया गया है। तीनों किस्म के वेरिएबल्स डिक्लेयर करके उनमें इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू स्टोर करवा दी। अगर हम इनमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाते तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू, गार्बेज का मतलब होता है वेस्ट, कोई वेस्ट वैल्यू अपने आप मेमोरी से उठा लेगा।
बट हम चाहते हैं कि उसमें गार्बेज ना हो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने ध्यान में रखना है कि गार्बेज वैल्यू होती है अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई वेरिएबल में। अब यहाँ पे गार्बेज की जगह जो हमने उसको दी है वैल्यू वो स्टोर होगी। कैसे, आइए देखते हैं। इंट ए से मेमोरी में ए लोकेशन बनी और उसमें 5 स्टोर हो गया, जबकि पिछले एग्जांपल में डिक्लेरेशन में उसमें गार्बेज स्टोर हुआ था। और यहाँ पे बी मेमोरी लोकेशन में 4.6 वैल्यू स्टोर होगी। यहाँ पे सी एच नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, माफ करना यहाँ पे एच लिखना रह गया। सी एच नाम का एक लोकेशन क्रिएट होगी जिसमें ए स्टोर हो जाएगा। बट अगर हम डिक्लेरेशन टाइम पे वैल्यू स्टोर नहीं करवाना चाहते, बाद में करवाना चाहते हैं, मीन्स हम पहले डिक्लेयर करना चाहते हैं, जब जरूरत होगी तब उसमें वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, तब हम असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। वेरिएबल्स में किसी भी समय पर अगर हम कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, जिसे हम बोलते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इससे एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगी, बट उसमें वैल्यू कोई भी स्टोर नहीं करवाई। बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर हुआ उसमें? गार्बेज वैल्यू। अब हम इसमें कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तो हमने इनिशियलाइज बाद में, उसी टाइम हमने वैल्यू नहीं दी, बाद में वैल्यू दी है a = 5, इसे हम बोलेंगे असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल। ये इनिशियलाइजेशन नहीं कहलाएगी। इनिशियलाइजेशन उसी लाइन में होती है जिस लाइन में हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया होता है। यहाँ पे a = 5 मीन्स मेमोरी लोकेशन जो डिक्लेरेशन से बनी थी उसमें हमने बाद में 5 वैल्यू स्टोर करवा दी। उसी तरह से b से मेमोरी लोकेशन बनेगी बट वैल्यू उसमें कौन सी है? गार्बेज। अब उसमें कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो इनिशियलाइज की जगह हम क्या करें? असाइनमेंट। b = 4.6 तो उसमें 4.6 स्टोर हो जाएगा। अब कैर सी एच, यहाँ पे भी एच रह गया। कैर सी एच यहाँ पे एक लोकेशन सी एच नाम से क्रिएट हुई और उसके बाद सी एच = a मीन सी एच लोकेशन में a वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये था असाइनिंग वैल्यू। अब 3 कंसेप्ट है यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से वेरिएबल असाइनमेंट। वेरिएबल डिक्लेरेशन में सिर्फ हम लोकेशन क्रिएट करते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है, अपने आप मेमोरी में जो भी वेस्ट वैल्यू पड़ी है वो उठा लेता है। दूसरा इनिशियलाइजेशन, मेमोरी लोकेशन क्रिएट होते ही उसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने इक्वल टू पाके दी थी तभी के तभी स्टोर हो जाएगी जब हम डिक्लेयर करेंगे। जबकि असाइनिंग वैल्यू में हम कभी भी डिक्लेरेशन के बाद जब हमें प्रोग्राम में सूटेबल लगे हम उसमें इक्वल टू रख के वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। आइए हम देखते हैं अब कैसे इन वैल्यूज को शो करवा सकते हैं। पिछली टॉपिक में हमने देखा था कि किसी मैसेज को कैसे शो करवाना है। अब मैसेज की जगह हम किसी वेरिएबल की वैल्यू शो करवाएंगे, तो कुछ भी शो करवाना है तो यूज तो प्रिंट एफ ही होगा। तो प्रिंट एफ की हेल्प से अब कैसे वैल्यू शो करवाएंगे उसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। मैसेज तो हमने सिंपल डबल कोट्स में लिख दिया, बात खत्म। बट यहाँ पे हमें फॉर्मेट कोड, एक स्पेशल कोड जो वैल्यू को शो करवाने के लिए, अलग अलग वैल्यूज को शो करवाने के लिए अलग अलग होता है, वो यूज करेंगे। उसके बाद जिस वेरिएबल की वैल्यू आपने शो करवानी है वो करवा सकते हैं। फॉर्मेट कोड कौन कौन से हैं देखेंगे। फॉर्मेट कोड हमेशा % के साइन से शुरू होता है। उसके बाद वेरिएबल की डाटा टाइप के अकॉर्डिंग, वेरिएबल किस किस्म की वैल्यू स्टोर करे हुए है उसके अकॉर्डिंग हम कोई कोड यूज करेंगे। कौन कौन से कोड हैं ये दिए हुए हैं, %d या %i। ये दोनों कोड तब यूज करेंगे जब हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू या इंटीजर टाइप वेरिएबल से कोई वैल्यू मॉनिटर स्क्रीन पे शो करवानी है। अगर आपने फ्लोट वैल्यू शो करवानी है तो आप इस फॉर्मेट कोड में %f लिखेंगी। अगर कैरेक्टर डाटा शो कराना है तो उसके लिए आप %c कोड यूज करेंगी। मीन्स यहाँ पे फॉर्मेट कोड %d, f या c यूज कर सकते हैं और यह डिपेंड करता है कि जो वेरिएबल आप यहाँ पे शो करवाएंगे वो किस किस्म का है, किस टाइप का है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। जैसे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, इंट a = 5 ये इनिशियलाइजेशन है, फ्लोट b = 4.6 ये भी इनिशियलाइजेशन है, कैर ग्रेड = a ये भी इनिशियलाइजेशन है।
आपको पहले भी पिछले लेक्चर में लिटरल्स में बताया था, जब भी हमने कैरेक्टर डाटा स्टोर कराना है तो उसे हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। अब a की वैल्यू शो कराने के लिए प्रिंट एफ a, बट a इंटीजर टाइप का है इसलिए फॉर्मेट कोड क्या यूज करेंगे, %d। सेम इसी तरह b की वैल्यू शो करवाने के लिए %f, क्योंकि इसकी डाटा टाइप फ्लोट है। सेम ग्रेड के लिए %c, क्योंकि कैरेक्टर डाटा के लिए %c यूज करेंगे। इस तरह से आप जिस वेरिएबल को शो करवाना चाहते हैं printf में, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट कोड रखना पड़ेगा। फॉर्मेट कोड हमेशा डबल कोट्स में है, उसके बाद कोमा डाल के आपको वेरिएबल का नाम यूज करना पड़ेगा। इन दोनों को बीच में कोमा लगाना जरूरी है और कोड को डबल कोट्स में रखना है। वेरिएबल के नाम को डबल कोट्स में नहीं रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आइए अब इनपुट स्टेटमेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हमने कहा, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराने के लिए हम उसको इनिशियलाइज या असाइनमेंट वेरिएबल की हेल्प से स्टोर करवा सकते हैं, बट वह काम सिर्फ तब होगा जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं। बट हम चाहते हैं कि जब प्रोग्राम चले तब उसमें वैल्यू पूछी जाए, उसकी वैल्यू उस टाइम पूछी जाए जब सीपीयू उस प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा, एंटर आइटम कोड, मैसेज आया, उसके अकॉर्डिंग हमने एक वैल्यू भरी, वो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होगी। उसी तरह से हम रन टाइम पे या ब्लैक स्क्रीन पे जब सीपीयू प्रोग्राम पे काम कर रहा है तब हम उसमें कोई इनपुट करना चाहते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इनपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे। टू स्टोर द वैल्यू इन द वेरिएबल ड्यूरिंग रन टाइम वी यूज scanf फंक्शन इन सी प्रोग्राम्स। जैसे हम printf यूज करते हैं वैसे ही एक और फंक्शन scanf है जो कि stdio.h फाइल में ही स्टोर किया गया है, परिभाषित है। scanf इनपुट करने के लिए है जबकि printf आउटपुट के लिए बनाया गया है। scanf हमसे कोई वैल्यू लेगा और इस वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। जैसे हमने printf में किया है वेरिएबल को शो करवाने का काम, वैसे ही scanf वही फॉर्मेट कोड %d, %f और %c का प्रयोग करके हम किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं जब हम प्रोग्राम चला रहे हैं। बस यहाँ पे फर्क ध्यान में रखना है कि वेरिएबल के नाम के आगे एंड की निशानी है, यह एंड एड्रेस ऑपरेटर को दर्शाता है, जिसका मतलब है scanf ने हमसे जो वैल्यू ली उसने वह वैल्यू लेकर उस वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस पे स्टोर करवा दी। आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं। इंट a, हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया, वैल्यू कोई स्टोर नहीं करवाई, बट हम चाहते हैं कि जब प्रोग्राम चले तब a की वैल्यू पूछे हमसे, तो उसके लिए हमने scanf लिखा, %d लिखा, कोमा डाल के एड्रेस a, मीन्स जो scanf फंक्शन हमसे वैल्यू लेगा, इंटीजर वैल्यू लेगा, उसको वह a के मेमोरी एड्रेस पे रख देगा, स्टोर कर देगा। इक्वल टू की जगह हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, scanf। दोनों में फर्क क्या है, वो डिजाइन टाइम पे था, जब प्रोग्राम बना रहे थे तब वैल्यू स्टोर करवा रहे थे, बट हम यहाँ यूजर से उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग वैल्यू रन टाइम पे लेना चाहते हैं तो हम scanf यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स भी आइडेंटिफायर्स हैं, बट वेरिएबल्स के उल्ट उनकी वैल्यू चेंज नहीं करवा सकते। जैसे आज हमने इंट्रोडक्शन में किया था वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स की, दोनों का काम वैल्यू स्टोर करवाने का है, बट कांस्टेंट्स की वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते जब प्रोग्राम चल रहा है। डिजाइन टाइम पे तो आप किसी की भी वैल्यू कोई भी चेंज कर सकते हो, बट प्रोग्राम के चलते हुए आप इनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। सो कांस्टेंट्स आर दोज आइडेंटिफायर्स दैट हैव फिक्स्ड वैल्यूज। इसलिए कांस्टेंट्स वो नाम होते हैं या आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनमें फिक्स्ड वैल्यूज स्टोर करवाई जाती हैं। कई किस्म के कांस्टेंट्स होते हैं। अब कैसे हम कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करेंगे या यूज करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए दो वेज हैं, तरीके हैं जिससे हम प्रोग्राम में कांस्टेंट वैल्यूज यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है कॉन्स्ट कीवर्ड, यह भी एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड का प्रयोग तब करेंगे जब हमने कोई कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करनी है। दूसरा है हैश डिफाइन, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में, इसको सिंबॉलिक कांस्टेंट बोला जाता है। इन दोनों तरीकों से हम
फिक्स्ड वैल्यूज प्रोग्राम में स्टोर करके यूज कर सकते हैं। अब कॉन्स्ट कीवर्ड से कैसे यूज करेंगे? कॉन्स्ट डाटा टाइप, कांस्टेंट का नाम, इक्वल टू लिख के वैल्यू। कांस्टेंट डिक्लेयर करते समय इक्वल टू के बाद वैल्यू लिखना जरूरी होता है, जबकि वेरिएबल में आप स्टोर भी कर सकते हो, नहीं भी। बट कांस्टेंट के केस में डिक्लेयर करते सार ही आपको उसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। कॉन्स्ट कीवर्ड लगाना जरूरी है। अगर आपने कॉन्स्ट कीवर्ड नहीं लगाया तो वो वेरिएबल बन जाएगा, मीन्स उसकी वैल्यू कभी भी चेंज कर सकते हैं। बट कॉन्स्ट से ही उसे पता लगेगा कि इस वेरिएबल की वैल्यू आपने चेंज नहीं करनी, इसलिए वो उस वेरिएबल को कांस्टेंट बना देगा। एग्जाम्पल, कॉन्स्ट फ्लोट पाई बराबर है 3.14। यहाँ पे हमने पाई नाम का एक कांस्टेंट आइडेंटिफायर डिफाइन किया है जिसमें फ्लोट वैल्यू 3.14 स्टोर करवाई है। कॉन्स्ट यह शो करता है कि यह आइडेंटिफायर जो है उसमें जो वैल्यू है वो फिक्स है, उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं करवा सकते। अब सिंबॉलिक कांस्टेंट दूसरा तरीका है जिससे हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे। सिंबॉलिक कांस्टेंट हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की हेल्प से हम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। इसे हम अक्सर प्रोग्राम की बिगिनिंग में डिफाइन करते हैं। व्हेन ए प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, अब प्री प्रोसेसर है तो यह काम कंपाइलेशन से पहले पूरा हो जाएगा। यह सिंबॉलिक कांस्टेंट जब हम प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तभी डिफाइन हो जाएंगी। व्हेन ए प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, ईच अकरेंस ऑफ ए सिंबॉलिक कांस्टेंट, जहां जहां हमने प्रोग्राम में सिंबॉलिक कांस्टेंट का नाम यूज किया है वहां पे उसकी रिप्लेसमेंट उस फिक्स वैल्यू से हो जाएगी। कब होगा यह काम? जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। मींस प्रोग्राम रन होने से पहले ही आइडेंटिफायर को सिंबॉलिक कांस्टेंट में जो हम यूज करेंगे उस आइडेंटिफायर को उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। इट मींस यह एक बेटर ऑप्शन है, इससे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट होगी। जबकि कॉन्स्ट कीवर्ड से जहां जहां हम नाम यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं, वहां पे जब जब एग्जीक्यूशन होगी तब तब वहां पे उसकी वैल्यू आएगी। मींस बार बार उसकी वैल्यू चलते हुए रिप्लेस होगी जितनी बार हम उस कांस्टेंट को यूज करेंगे। बट यहाँ पे प्रोग्राम चलने से पहले ही सारी रिप्लेसमेंट्स सिंबॉलिक कांस्टेंट्स में सारी रिप्लेसमेंट्स हो जाएंगी, इसलिए यह मेथड कॉन्स्ट कीवर्ड्स के कंपैरेटिव बेटर माना गया है। कैसे डिफाइन करेंगे? हैश डिफाइन सिंबॉलिक नेम, जो भी नाम आप कांस्टेंट को देना चाहते हो, और वैल्यू। यहाँ पे ना तो हम सेमीकोलन यूज करते हैं, ना इक्वल टू, ना ही यहाँ पे कोई डाटा टाइप यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, हैश डिफाइन पाई 3.14। आमतौर से सिंबॉलिक कांस्टेंट्स को हम कैपिटल फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि कैपिटल में लिखना, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। बट हमें दूर से ही पता चल जाए प्रोग्राम में कि यह एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है, इसलिए हम मोस्टली इसको कैपिटल लेटर में यूज करते हैं। यहाँ पे हमने 4 कांस्टेंट्स डिफाइन किए हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट्स पाई, मैक्स, ट्रू, फॉल्स। चारों में हमने हैश डिफाइन यूज किया है। पाई की वैल्यू 3.14, मैक्स की वैल्यू 100, ट्रू की वैल्यू 1, फॉल्स की वैल्यू 0। इस तरह से हम अलग अलग कांस्टेंट्स जितने मर्जी अपनी जरूरत के मुताबिक डिफाइन कर सकते हैं। बट कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है जब हम सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हैश फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए लाइन में। आप हैश से पहले कुछ और नहीं लिख सकती। हैश डिफाइन से पहले अगर कुछ और लिखा तो वो एरर बन जाएगी, इसलिए हैश मस्ट बी द फर्स्ट कैरेक्टर इन द लाइन। सिंबॉलिक कांस्टेंट मस्ट नॉट एंड विद ए सेमीकोलन, जैसे आपने एग्जांपल में देखा एंड में सेमीकोलन नहीं प्रयोग किया जाता। और सिंबॉलिक कांस्टेंट के नाम और वैल्यू के बीच में इक्वल टू का भी प्रयोग नहीं किया जाता, ना ही उसकी कोई सिंबॉलिक नेम की डाटा टाइप मेंशन की जाती है। सिंबॉलिक कांस्टेंट्स को प्रोग्राम में कहीं भी लिखा जा सकता है, बट उसको रेफरेंस करने से पहले, अर्थात उसे यूज करने से पहले ही हमने प्रोग्राम में उसे डिक्लेयर करना होता है। सिंबॉलिक नेम मस्ट फॉलो द नेमिंग रूल्स, जो सिंबॉलिक नेम है वो आइडेंटिफायर वाले नेमिंग रूल्स को ही फॉलो करना चाहिए, यह जरूरी है। आइए अब एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हम एक वेरिएबल भी यूज करेंगे, 2 वेरिएबल यूज करें, एक कांस्टेंट यूज कर रहे हैं मेन फंक्शन में। यह प्रोग्राम हमने टर्बो सी में बनाया हुआ है। इंट रेडियस फ्लोट एरिया,
आप किसी में भी प्रोग्राम बना सकते हो, चाहे वो कोड ब्लॉक है चाहे टर्बो सी है, सेम ही प्रोग्राम बनेंगे। सबसे पहले हमने मेन फंक्शन में दो वेरिएबल डिक्लेरेशन की हैं, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल जिसका नाम रेडियस है, एक फ्लोट टाइप वेरिएबल जिसका नाम एरिया है, और एक कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से कांस्टेंट डिफाइन किया है पाई नाम का, जिसमें फ्लोट वैल्यू 3.14 स्टोर करवाई गई है। सबसे पहले यह प्रोग्राम काम कैसे करेगा, ये इसकी डिटेल में जानकारी हासिल करते हैं। ये मेन मेमोरी वाला पार्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा जब आप असल में प्रोग्राम बनाएंगे। ये चीज़ आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है मेन मेमोरी में। जब आप CPU इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, मेन से करेगा। इसमें ये चीज़ क्या है ये बताना भूल गया आपको, ये कमेंट्स हैं। कमेंट में आप कोई चीज़ लिख सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, उस चीज़ को वो इंस्ट्रक्शन नहीं मानेगा, वो सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है, रिमार्क्स है कि आप क्या कर रहे हो। तो कमेंट्स का एक महत्वपूर्ण रोल है। जहाँ पे भी आप प्रोग्राम में कोड को एक्सप्लेन करना चाहते हो, वहाँ पे उसको डबल स्लैश लगा के आप कमेंट बना सकते हो। कमेंट्स को कंपाइलर इग्नोर कर देते हैं, उनको कंपाइल नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्क्राइब किया कि ये दोनों वेरिएबल डिक्लेरेशन है, और यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया कि ये एक फ्लोट वेरिएबल कांस्टेंट टाइप का एक फ्लोट आइडेंटिफायर डिफाइन किया है। जब सबसे पहले इंट रेडियस लाइन को एग्जीक्यूट किया जाएगा CPU द्वारा, तो वह मेमोरी में एक लोकेशन बना देगा जिसका नाम रेडियस रखेगा। फिर अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, इससे एरिया नाम का एक ब्लॉक बन जाएगा, और नाम क्या बन गया उसका, एरिया, क्योंकि यहाँ पे एरिया लिखा है। एरिया में फ्लोट वैल्यू स्टोर होगी क्योंकि उसकी डाटा टाइप फ्लोट है। रेडियस में इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी क्योंकि उसमें इंट स्टोर है। उसके बाद मेमोरी में फ्लोट पाई नाम का एक कांस्टेंट डिफाइन हो जाएगा 3.14000। अब यहाँ पे 00 तो लिखा नहीं, यहाँ पे लिखा आ रहा है, क्यों? क्योंकि C लैंग्वेज में फ्रैक्शनल पार्ट 6 डिजिट में स्टोर होता है। जब आप पाई की वैल्यू शो करवाएंगे तब वह अपने आप 6 डिजिट में ऐसे ही शो होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे पाई को मेमोरी एलोकेट करते ही उसको 3.14 वैल्यू उसने स्टोर करवा दी, और इस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर पाएंगे प्रोग्राम चलते हुए। क्यों? क्योंकि यह एक कांस्टेंट है। अब उसके बाद प्रिंटएफ फंक्शन का क्या काम है? यस, आपको पता ही है, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं स्क्रीन पे। ये मॉनिटर स्क्रीन माना है हमने इसे। यहाँ पे मॉनिटर स्क्रीन पे क्या मैसेज आएगा? एंटर रेडियस। उसके बाद स्कैनएफ इनपुट के लिए रेडियस की वैल्यू हम यहाँ पे यूजर से पुट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्कैनएफ रेडियस एंड की निशानी लगा के, रेडियस किस टाइप का है? इंट टाइप का, इसलिए यहाँ पे कोड क्या यूज होगा? %d। यहाँ पे हमसे कोई वैल्यू पूछेगा, हमने भर दी 3 वैल्यू भर के, यहाँ जब हम एंटर करेंगे ये 3 वैल्यू रेडियस जो मेमोरी लोकेशन बनी है उसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगली लाइन पे जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। यहाँ पे वो मेमोरी में क्या करेगा? पाई से वैल्यू 3.14 उठा ली, रेडियस की वैल्यू 3 उठा ली, रेडियस की वैल्यू 3 उठा ली। यह एरिया कैलकुलेट करने का, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं, वो फार्मूला हमने यूज किया है। इन कैलकुलेशंस को करके वो एरिया में एक वैल्यू स्टोर कर देगा, लेट इट बी 28.2600। इन तीनों की कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आएगी उसने एरिया नाम के मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवा दी। अब प्रिंटएफ से हम उस एरिया को शो करवाएंगे। जब यह लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एरिया ऑफ सर्कल के साथ यहाँ पे एरिया वेरिएबल, हमने यहाँ पे 2 काम किए हैं, एक तो मैसेज शो करवा दिया और एक वैल्यू। यह वैल्यू %f की जगह पे शो होगी, मैसेज एज इट इज शो हो रहा है। एरिया के लिए हम %f क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि एरिया की टाइप फ्लोट है। d नहीं यूज करना क्योंकि इंटीजर के लिए %d यूज होगा। इसलिए मैसेज के साथ जब भी आप वैल्यू शो करवाना चाहते हैं तो कोड लगेगा ही लगेगा। किसी भी वैल्यू को शो करवाने के लिए फॉर्मेट कोड का लिखना जरूरी होता है। अगर आपने यहाँ पे सिंपल लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल, बिना कोड के डबल कोट बंद कर दिया कोमा एरिया, तब वह सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल शो करेगा, उसकी वैल्यू शो नहीं होगी। इसलिए वैल्यू शो करवाने के लिए कोड जहाँ पे आप लिखोगे वहाँ पे उसकी वैल्यू शो कर देगा। जहाँ पे %f की जगह वैल्यू एरिया की क्या शो हो रही है? 2.86 समथिंग। उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया।
आइए अब सिंबॉलिक कांस्टेंट का प्रोग्राम देखते हैं, कैसे हम सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज करेंगे। हैश डिफाइन पाई, यहाँ पे 3.14 लिखना था, गलती से 3.1.4 हो गया। 3.14 मेन मकसद है हमारा, कैसे हम डिफाइन करते हैं। मेन से पहले हमने एक सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, उसके बाद दो वेरिएबल, कॉन्स्ट वाला जो हमने लाइन लिखी थी पिछले प्रोग्राम में वो यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पाई की जगह सिंबॉलिक कांस्टेंट, कॉन्स्ट कीवर्ड की जगह सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज किया है, और यहाँ पे सिंपल पाई की जगह यह सिंबॉलिक कांस्टेंट का नाम पुट कर दिया। बाकी सारा प्रोग्राम एज इट इज काम करेगा। जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तब यहाँ पे पी आई, इसकी वैल्यू 3.14 रिप्लेस हो जाएगी अपने आप। बाकी सारा प्रोग्राम एज इट इज जैसे हमने लास्ट टॉपिक किया वैसे ही चलेगा।